हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मेनका। इस वीडियो में मैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो का टोटल 3 पार्ट है। ये पार्ट 1 है, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में होने वाला है। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इशू ऑफ शेयर्स के बारे में जानें, हमको थोड़ा सा बेसिक्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि है शेयर कैपिटल। Total capital of the company is divided into a number of small indivisible units of a fixed amount and each such unit is called a share. बिजनेस का जो टोटल पूंजी अमाउंट होता है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि इक्वल डिनोमिनेशन का होता है, और एक यूनिट को हम लोग शेयर के नाम से जानते हैं। द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर। शेयर सर्टिफिकेट जो इन्वेस्टर्स लोगों को मिलता है, जो कंपनी इशू करती है, वो सर्टिफिकेट के ऊपर में एक फिक्स्ड वैल्यू प्रिंट होकर रहता है, उसको हम लोग फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बोलते हैं। However, a company can issue shares at a price different from its face value. Such price at which company issues share is known as issue price. कंपनी अगर चाहे तो फेस वैल्यू से अलग प्राइस में भी इशू कर सकती है प्राइस शेयर को। जिस प्राइस पे कंपनी इशू करती है शेयर, उस प्राइस को हम लोग इशू प्राइस बोलते हैं। As per SEBI guidelines, a company is free to price its issue if it has a 3 years track record of consistent profitability, and in case of a new company, if it is promoted by a company with a 5 years track record of consistent profitability. इसका मतलब है सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से एक कंपनी फ्रीली अपना इशू प्राइस को सेट कर सकता है, फिक्स कर सकती है, अगर उस कंपनी का प्रीवियस 3 साल का प्रॉफिट रिकॉर्ड है तो। और अगर न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है तो उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड आएगा नहीं, कुछ प्रीवियस ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा। उस केस में अगर वो न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी को कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका पिछले 5 साल का कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर वो कंपनी ये न्यूली कंपनी को प्रमोट कर दे तो ये न्यू कंपनी भी अपना इशू प्राइस को फिक्स कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं अभी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। एक एक करके मैं सबका मीनिंग बताने वाली हूँ। यहाँ पे हालांकि मैंने नोट्स लिखा नहीं है, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में इसका नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो कि है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल with which the company intends to be registered is called registered capital. It is the maximum amount which the company is authorized to raise by way of public subscription. ऑथोराइज्ड कैपिटल कोई एक बिजनेस का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है एस्टैब्लिशमेंट होने के लिए, तभी ये अमाउंट उसका रिजोल्यूशन में लिखा हुआ रहता है स्टार्टिंग में कि मैक्सिमम उतना अमाउंट तक वो कंपनी पब्लिक से फंड्स रेज कर सकती है। उस मैक्सिमम अमाउंट को हम लोग ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। उसका दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल भी है और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी है। नेक्स्ट आता है इशूड शेयर कैपिटल। That part of authorized capital which is offered to the public for subscription is called issued capital. Authorized capital से जितना कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करती है उसको हम लोग इशू शेयर कैपिटल बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। That part of the issued capital for which application are received from the public is called the subscribed capital. अभी इशू होने के बाद लोगों को के पास पहुंचता है कि इतना इस कंपनी का इतना शेयर्स इशू हुआ है, फिर अभी लोगों के ऊपर है कि वो लोग कितना सब्सक्राइब करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे। उस केस में लोग जितना इंटरेस्ट दिखा के वो लोग अप्लाई करते हैं उसको सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बोला जाता है। Next type of share capital is called up share capital. The amount on the shares which is actually demanded by the company to be paid is known as called up capital. In other words, it is that portion of the subscribed capital which has been called up by the company. अभी जितने लोग अप्लाई करने वाले थे वो लोग अप्लाई कर दिए, अभी कंपनी के ऊपर है कि कितने लोगों को वो कॉल अप करेगी पैसा पेमेंट करने के लिए, सब्सक्रिप्शन कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो जितने लोगों को कंपनी कॉल अप करती है उसको बोला जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज पेड अप कैपिटल।
The part of the called up capital which is offered and is actually paid by the members is known as paid up capital. कंपनी का कॉल अप करने के बाद जितने लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, फुल्ली पेमेंट करते हैं, उसको पेड अप कैपिटल बोला जाता है. देन द लास्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज रिजर्व शेयर कैपिटल. सो a part of uncalled capital which has been reserved for situation when company faces liquidation or winding up is called reserve capital. अभी जितना uncalled amount of capital है, उस अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल को रिजर्व करके कंपनी रखती है कि कभी एक लिक्विडेशन आ गया, कंपनी बंद होने वाली है और कभी पैसा फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए, तो तभी उस केस में रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल हो सकता है. अभी एक टेबल देख लेते हैं. ये देखिए, ऑथोराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, उसमें से जितना इशू होता है वो इशूड कैपिटल हो गया, जितना इशूड नहीं हुआ मतलब रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो हो गया अनइशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल में से कुछ अमाउंट होता है जो लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इशूड कैपिटल का, जितना अनसब्सक्राइब्ड होकर रह गया, वो हो गया अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल का भी दो पार्ट होता है, जैसे कि कॉल्ड अप मतलब जितने लोगों को कंपनी ने कॉल अप किया, और अनकॉल्ड जितने लोगों को कंपनी ने कॉल अप नहीं किया. कॉल्ड अप कैपिटल भी दो टाइप का होता है, जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया और जो पेमेंट नहीं कर पाए डिफ़ॉल्टर हैं, उन लोगों को कॉल्स इन एरियर्स में लिखा जाता है. देन अनकॉल्ड अप कैपिटल दो टाइप का होता है, एक अनरिजर्व्ड एक रिजर्व. जैसे मैंने बताया, रिजर्व्ड कैपिटल अनकॉल्ड का वो पार्ट होता है जो कि रिजर्व करके रखा जाता है लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप के टाइम पर, जैसे वैसे सिचुएशन में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है. सो ये हो गया उसका मीनिंग. द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में जान लेते हैं. According to Companies Act 2013, a company can issue two types of shares, such as equity share and preference share. Companies Act 2013 के हिसाब से कंपनीज दो टाइप के शेयर्स इशू करती है. फर्स्ट वन है इसका इक्विटी शेयर, सेकेंड वन है प्रेफरेंस शेयर्स. तो फर्स्ट का डेफिनेशन जान लेते हैं इक्विटी शेयर के बारे में. An equity share is a share which is not a preference share. In other words, share which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital are termed as equity or ordinary shares. Equity share एक्चुअल में ऑर्डिनरी शेयर होता है जिसमें से कि कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, जिन लोगों को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे. मतलब इक्विटी शेयर वाले सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं बिजनेस का, और इसीलिए उनको वोटिंग राइट्स भी दिया जाता है ताकि वो लोग मेजर डिसीजंस में अपना पार्टिसिपेशन कर सकें. चलिए नेक्स्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर. Preference share, they enjoy preferential rights in the matter of payment of dividend and repayment of capital. तो ये दो चीज़ों के लिए उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है. पेमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, उसको उनको एक फिक्स्ड रेट रहता है, उस रेट के हिसाब से उनको डिविडेंड मिलता है. अगर अभी सोचो 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 12% है, तो 12% ऑफ 1 लाख उतना उसको डिविडेंड मिलेगा. और अगर उसके बाद अगर बचा कुछ तो इक्विटी वाले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे. सो इसीलिए उनको प्रायोरिटी मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है, इसीलिए इसका नाम ही प्रेफरेंस शेयर है. नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, उस केस में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले प्रेफरेंस वालों को किया जाएगा, अगर बचता है कुछ तो इक्विटी वाले लेंगे. सो मैक्सिमम रिस्क जो है अभी से क्लियर हो रहा है कि इक्विटी वाले ही बियर करते हैं, इसीलिए उनको रियल ऑनर्स ऑफ द बिजनेस भी बोला जाता है. प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. प्रेफरेंस शेयर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं. तो वो टाइप्स देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि आप देख सकते हो, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. सो पहला वाला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. इफ़ the preference shares are cumulative, such unpaid dividend are treated as arrears and can be carried forward to subsequent years. Such unpaid dividends on these shares go on accumulating and become payable out of the profits of the company in subsequent years.
If the company does not earn adequate profit in any year, dividends on such year is cumulated to the next year. इसका मतलब है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में अगर कंपनी एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं कमा पाती है तो उस केस में जो एरियर बचा, मतलब जितना डिविडेंड उनको नहीं मिल पाया, उतना अमाउंट नेक्स्ट ईयर में क्यूमुलेट हो जाता है। मतलब नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड के साथ ये अमाउंट भी ऐड होके उनको मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव जस्ट द अपोजिट होता है, मतलब इसमें कोई भी बकाया डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होगा नेक्स्ट ईयर। मतलब इस साल अगर प्रॉफिट नहीं होता है, उनको अगर डिविडेंड नहीं मिलता है, तो बस वो गया और उसको नेक्स्ट ईयर में क्यूमुलेट होके मिलने वाला नहीं है। तो ये है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। उसका मीनिंग भी आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, in the case of non-cumulative preference shares, the dividend is only payable out of the net profits of each year. If there are no profits in any year, the arrear of dividends cannot be claimed in subsequent years. The next type of preference share is participating preference share. Participating preference shares may also have the right to share in the surplus profit of the business. सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, जितना उन लोग का फिक्स डिविडेंड रहता है उसके ऊपर भी अगर बिजनेस का सरप्लस प्रॉफिट है तो उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो जितना उन लोगों का फिक्स्ड डिविडेंड है उतना ही उनको मिलेगा। अगर भी सरप्लस प्रॉफिट है बिजनेस का तो उसमें उन लोग का कोई भी क्लेम नहीं रहता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मीनिंग हो गया, non-participating preference shares are entitled only to a fixed rate of dividend and do not share any surplus profits. Then next one is redeemable preference share. A company limited by shares may also, if so authorized by its article, issue preference shares which are redeemable as per provisions laid down in section 80. इसका मतलब है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल वर्ड का मतलब होता है रीपेएबल। रीपेएबल प्रेफरेंस शेयर होता है उसका रिडीम करने का एक पीरियड रहता है, जैसे कि 5 ईयर्स प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है 5 साल के बाद उसको पूरा वापस उसका कैपिटल मिल जाता है। तो अगर पूरा कोई एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको रीपेमेंट हो जा रहा है उसको बोला जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल उसका अपोजिट होता है, जो कि रीपेएबल आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। मतलब द प्रेफरेंस शेयर्स which are not repayable after any certain period of time, that is known as irredeemable preference share. Then next one है convertible preference share. Convertible preference shares are those shares which can be converted into equity shares within a certain period. इसका मतलब है कोई एक सर्टन पीरियड के अंदर उनको एक ऑप्शंस मिलता है कि अगर आप लोग चाहो तो इक्विटी में आपका शेयर्स कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग कन्वर्टेबल बोलते हैं। और जस्ट द अपोजिट होता है नॉन कन्वर्टेबल, मतलब जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा उसको हम लोग नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। These are those shares which do not carry the right of conversion into equity shares. Then next क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, शेयर्स इशू करने का क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। As per guidelines of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), a company must receive minimum of 90% subscription against the entire issue, including the revolvement on underwriters in case of underwritten issue, before making any allotment of shares or debentures to the public. सेबी के हिसाब से कंपनीज का इशूड शेयर कैपिटल जितना है, लोगों का एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो सेबी को पता चल जाएगा कि पब्लिक आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी। उस केस में कंपनी वो फर्दर प्रोसीडिंग्स में नहीं जा पाता है, क्योंकि सेबी का रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे आ जाता है। जब तक 90% तुम्हारा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तब तक फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगा। ये है क्राइटेरिया। द नेक्स्ट, द मिनिमम application money to be paid by an applicant along with the application money shall not be less than 25% of the issue. जो एप्लीकेशन मनी फर्स्ट में देगा ना, जो फेज वाइज उसको पैसा मिलता है, तो एप्लीकेशन मनी जितना उसको देना पड़ता है इन्वेस्टर को शेयर खरीदने के लिए,
वो एटलीस्ट 25% होगा इशू प्राइस का, उससे कम नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं हो सकता है। उसका ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। नेक्स्ट, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स unless the amount of minimum subscription stated in the prospectus has been subscribed and the sum payable as application money for such shares has been paid and received by the company। इसका मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन रीच, ये तो फर्स्ट वाला हो गया है ना। उसका जो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस होता है, प्रॉस्पेक्टस मतलब एक किताब जिसमें डिटेल्स रहता है कंपनी के बारे में, तो उस डिटेल्स में कंपनी का एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन हुआ रहता है। अगर उतना सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी रीच नहीं कर पाता है तो उस केस में तो भाई अलॉटमेंट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। इशू ऑफ शेयर्स ईदर फॉर कैश होता है और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। नॉर्मली कैश ही होता है, सो मैक्सिमम टाइम कैश होता है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश होता है, और अगर कैश में होता है तो उसका ऑप्शन है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। और अगर कंसिडरेशन होता है अदर देन कैश तो इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स होता है और इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स होता है। इतना उसका इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में इतने का जर्नल एंट्री देखने को मिल जाएगा। द नेक्स्ट, thus the issue price of the share is generally received by the company in installments, and these installments are known as under फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी होता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी होता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल मनी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल मनी एंड सो ऑन, ये चलेगा। ये कंपनी का जो तीन लास्ट का है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये कॉल मनी में जाता है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उतना में ही रह जाएगा, फिर ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट रह गया, फर्स्ट कॉल रह गया, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ऐसा भी होता है। ये पुराना प्रोसीड्योर है, ये पहले होता था। शेयर का प्राइस को वो लोग डिवाइड करके फेज्ड मैनर में वो रिसीव करते थे। अभी हालांकि ऐसा नहीं होता है, अभी एट ए टाइम पेमेंट होता है। अभी तो आईपीओज लॉट में अप्लाई किया जाता है, जैसे कि एक लॉट में 50 शेयर्स हो गए तो ये लॉट के हिसाब से होता है। अभी ये जो शेयर का प्राइस है ना, फेज़ वाइज, ये पुराना सिस्टम है, अभी ये कंटिन्यू नहीं करता है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में अभी भी ये सब है तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी जान लेते हैं ना प्रीमियम, डिस्काउंट और पार क्या होता है। प्रीमियम, डिस्काउंट और पार कंपैरिजन किया जाएगा जब इशू प्राइस का फेस वैल्यू के साथ, तभी डिटरमाइन हो जाता है। जैसे कि अगर इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम है तो उसको बोला जाएगा शेयर्स इशूड एट पार, और अगर इशू प्राइस ज़्यादा हो गया फेस वैल्यू से तो उसको बोला जाएगा शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, और अगर इशू प्राइस कम हो गया फेस वैल्यू से तो उसको बोला जाएगा शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के बारे में जान लेते हैं। अभी जर्नल एंट्री जब होगा, ये फर्स्ट वाला है जो कि शेयर्स इशूड एट पार, उस केस का जर्नल एंट्री देख लेते हैं। पहले क्या होगा, जर्नल एंट्री का फर्स्ट एंट्री है फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, मतलब हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, पैसा आएगा बिजनेस में, तो अपने आप को बिजनेस के हिसाब से सोच के जर्नल एंट्री करना है। ओके, सो अभी अगर तुम बिजनेस हो और तुम पैसा रिसीव कर रहे हो तो पैसा आ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ जितना भी रुपीज़ है उसका एप्लीकेशन का। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आ जाता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, मतलब एप्लीकेशन मनी जितना रिसीव हुआ है, जितना चाहिए होता है शेयर कैपिटल में उतना ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि उसका एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ऑन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। द नेक्स्ट फॉर एप्लीकेशन रिजेक्टेड, मतलब अगर ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो उस केस में कंपनी के पास उतना शेयर्स नहीं होता है अलॉट करने को। उस केस में कंपनी डिसाइड करती है कि नहीं, मेरे पास शेयर नहीं है, अभी मेरे पास 10 तो शेयर है, 12 अप्लाई किए हैं तो मैं 2
शेयर्स कहाँ से लाऊंगा? उस केस में कंपनी रिजेक्ट सम शेयर्स। सो वो रिजेक्ट के केस में उसका जर्नल एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स, लिख दो वहाँ पे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हो जाता है फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसके लिए जर्नल एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसका नरेशन हो जाएगा बिंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ अलॉटमेंट में जितना प्राइस होगा उतना लिख देना है। देन नेक्स्ट जर्नल एंट्री फॉर रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अभी अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ जितना रुपया का अलॉटमेंट रहता है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आएगा व्हेन फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। उसका जर्नल एंट्री है शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसका नरेशन हो जाएगा बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ जितना भी है। देन नेक्स्ट आ जाता है व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ जितना भी अमाउंट है। व्हेन सेकेंड कॉल मनी इज़ ड्यू, उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ जितना भी है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आएगा वैसे ही सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। व्हेन सेकेंड कॉल मनी इज़ रिसीव्ड, उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा जब भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बिंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इतना नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ जितना भी प्राइस है। व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी जब हम लोग ड्यू करेंगे उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ जितना भी प्राइस है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आ जाएगा व्हेन फाइनल कॉल मनी इज़ रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़। अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बोलता है कि एक कंपनी है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to the public for the subscription, out of which its shares capital payable as ₹4 on application, 3 on allotment and the balance on first and final call. Applications were received for 40,000 shares. The company made the allotment to the applicants in full. All the amounts due on allotment and first and final call were duly received. Give journal entries in the books of the company. ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए बोल रहा है 40,000 शेयर्स है 10 रुपया करके, जो कि 4 रुपया है उसका एप्लीकेशन में, 3 रुपया है अलॉटमेंट है में और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अभी 10 रुपये वाला शेयर है, एप्लीकेशन में आ गया आपका 4 रुपये, अलॉटमेंट में 3, 4 3 7 रुपये हो गया, मतलब बैलेंस बन जाता है 10 - 7 3, तो 3 रुपीज़ आ जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। इतना समझ आ गया है। फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ है, 40,000 इशू किया था, 40,000 रिसीव हुआ है, सो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी एंट्री पास कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री होगा एप्लीकेशन रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसका नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर रिसीव्ड, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 40,000 इंटू 4, 1,60,000 1,60,000। अभी नेक्स्ट होगा शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में। अभी उसका जर्नल एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,60,000 1,60,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अभी ये जो शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा उसका जर्नल एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट होगा 40,000 इंटू अलॉटमेंट का ₹3, सो 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,20,000 1,20,000। उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव होगा, अलॉटमेंट मनी
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 1,20,000 मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। अलॉटमेंट जितना ड्यू हुआ था उतना रिसीव हो गया। द नेक्स्ट आता है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका एक ही बार में है, जैसे मैंने आपको पिछले ये वीडियो इसका स्लाइड्स में भी बताया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी रुक जाती है कंपनी, तो ये वही केस है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उसका पूरा रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगा, उसको ड्यू करने का, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू जो बैलेंस हम लोग निकाले थे ₹3, 1,20,000 1,20,000। द नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000 1,20,000। नरेशन हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हो गया जर्नल एंट्री। और ये जर्नल एंट्री सक्सेसफुली पास करने के लिए जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने, इससे पिछले 11 जर्नल एंट्रीज जो हम लोग किए हैं, ये पूरा 11 जर्नल एंट्रीज़ को लर्न करना पड़ेगा। तो ये इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से ये जर्नल एंट्रीज हम लोग पास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन टू दिस वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।